आउट ऑफ द बॉक्स में अब देखते हैं iQOO Z7 Pro का लॉन्ग टर्म रिव्यू। फोन का रिव्यू बाद में कर लेना। वैभव आज प्रशांत नहीं है तो तू आ गया, डरे मत, आजा आजा, क्या हुआ बता। अरे देखिए फोन का रिव्यू बाद में चलता रहेगा, लेकिन मेरी कंसर्न सुनिए। बता। घर में मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उनको फोन देता हूँ गेम्स खेलने के लिए। तेरे इतने सारे बच्चे हैं मतलब घर में बहुत सारे बच्चे ठीक हैं, है मैं उनको फोन देता हूँ गेम्स खेलने के लिए, कैंडी क्रश खेलते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, लेकिन फिर चुपके से वो व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, मेरे व्हाट्सएप के प्राइवेट चैट्स पढ़ने लग जाते हैं। कुछ बताइए ना, उस पर पिन कैसे लगाऊं, उसको लॉक कैसे कर लूं। तो मतलब तेरे को चाहिए कि अगर बच्चों को तू गेम खेलने के लिए फोन दे तो वो गेम ही खेले और कुछ नहीं करे, बस ये तो चल वहां बैठ। आज आउट ऑफ द बॉक्स में मैं यही ट्रिक आपको बता रहा हूँ। अगर आपका फोन घर पर किसी बच्चे के पास है या इवन किसी दोस्त के पास भी है ना, आप चाहते हो कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऐप ही एक्सेस करे, फोन में कुछ और चीज एक्सेस ना करे, तो आपको इसके लिए फोन की सेटिंग्स में जाना है। ऊपर सर्च बार आपको दिखेगा, उस पर आपको ऐप पिनिंग टाइप करना है। ऐप पिनिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे एंड इसे ऑन कर देना। इसमें आपको लॉक आफ्टर अनपिनिंग का ऑप्शन भी दिखेगा, उसको भी आप ऑन रखना। एंड अब वापस आप होम स्क्रीन पर जाना एंड रीसेंट ऐप्स पर क्लिक करके जो ऐप आप उसको यूज करने देना चाहते हो उसको विंडो में लाना और यहां से पिन कर देना। अब कोई भी इस ऐप से बाहर जा ही नहीं पाएगा एंड फोन के दूसरे ऐप्स, गैलरी, डॉक्यूमेंट्स एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये ऐप अनपिन होगा इन दोनों टच बटन्स को एक साथ प्रेस करने से, एंड अगर कोई ऐसा करेगा तो फोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। Now it's time for the iQOO Z7 Pro review। मैंने इस फोन को अराउंड 2 महीने यूज किया एंड चलो जानते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस मुझे कैसी लगी। So this is the iQOO Z7 Pro and मुझे फोन iQOO के दूसरे फोन्स की तरह एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक डिवाइस लगा, इसीलिए सबसे पहले बात इसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की। सो डे टू डे यूजेज में फोन मस्त चलता है, जितने भी एप्स फोन में हमेशा इजीली लोड होते हैं विदाउट एनी डिले। एक साथ मल्टीपल एप्स जब मैंने फोन में यूज किए, इवन 15 एप्स भी अगर बैकग्राउंड में है तब भी फोन की परफॉर्मेंस सीमलेस लगी। एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मुझे फोन पे मिला व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटिंग एप्स। गेमिंग में भी Z7 Pro की परफॉर्मेंस मुझे डिसेंट लगी। मैंने इस पर सभी पॉपुलर गेम्स खेले एंड इट वर्कड वेल। BGMI आप HDR अल्ट्रा सेटिंग्स में 40 FPS पर खेल सकते हो। मैंने जब देर तक गेमिंग की तब भी इजीली 50 से 60 के बीच में FPS मिल गए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपीरियंस सीमलेस रहा। कोई लैग यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं किया। ऑल्सो कोई हीटिंग इशूज भी नहीं थे। जब शुरू के 3-4 दिन मैंने फोन यूज किया था ना, जब आया था फोन, तब मुझे फोन हल्का सा वार्म लगा गेमिंग के वक्त, बट आफ्टर दैट फोन कूल रहा। मतलब इनका जो वेपर कूलिंग चेंबर सिस्टम है वो यहाँ पे सही काम करता है। MediaTek Dimensity 7200 चिपसेट है जो मॉडरेट टू हेवी टास्क को इजीली हैंडल करता है। इसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है। 8GB रैम फोन में है, which I think is enough। मेरे पास ये 256GB वाला वेरिएंट था। बेस वेरिएंट में 128GB स्टोरेज है। ऐसा नहीं है वैसे कि फोन में सब कुछ अच्छा ही है, कोई कमी यहाँ पे नहीं है। UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, which I think is at least UFS 3.2 होना चाहिए था। एंड मेमोरी कार्ड स्लॉट यहाँ पे नहीं है। 128GB वाला जो वेरिएंट है वो ऑलमोस्ट रिडंडेंट हो जाता है यहाँ पे, कुछ 256GB वाला वेरिएंट जो 1000 रुपए दे के आ जाता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा है। FunTouchOS 13 पर फोन काम करता है बेस्ड ऑन Android 13 एंड अगर आपने Vivo, iQOO के फोन यूज किए हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं लगेगा। सेम कस्टमाइजेशन ऑप्शंस यहाँ पर हैं, बट ये फोन में ना भर भर के यार ब्लोटवेयर दे देते हैं। स्नैपचैट, स्पॉटिफाई, वी ऐप स्टोर, हॉट एप्स, मतलब पता नहीं कितने एप्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। इनको आप इंस्टॉल तो कर सकते हो एंड ये जो वी ऐप स्टोर एंड हॉट ऐप है ना, ये बड़े इरिटेटिंग लगता है मुझे। मतलब फालतू की नोटिफिकेशन दिखाते हैं एंड ये आपसे ऐप रिकमेंडेशन की परमिशन भी मांगते हैं एंड देन आपको कुछ भी सजेस्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फोन वर्क्स परफेक्टली फाइन विदाउट एनी इश्यूज। तो लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा परफॉर्मेंस। सो 2 कैमरास यहाँ पे हैं। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है विद OIS एंड एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। फोन डे लाइट में डिसेंट फोटोज क्लिक करता है। आपको कलर्स यहाँ पर अच्छे दिखेंगे, डिटेल्स भी ठीक ठाक है, स्किन टोन्स भी नियरली एक्यूरेट कैप्चर करता है फोन। एक्सपोजर लेवल्स भी इन प्लेस है। पोर्ट्रेट शॉट्स में भी एजुकेशन आप देखोगे तो सही है। आई वोंट से कि बेस्ट कैमरा फोन है इस रेंज में, बट इट डज डिसेंट जॉब। अच्छे सोशल मीडिया रेडी फोटोज आप इससे क्लिक कर पाओगे। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का एंड दिस इज ऑल्सो डिसेंट। सो कैमरा परफॉर्मेंस आई वुड से इज मोर देन सेटिस्फैक्टरी। अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। सो एज यू नो 6.78 इंच का AMOLED पैनल यहाँ पे 1080 x 2400 पिक्सल रेजोल्यूशन। पैनल की क्लैरिटी अच्छी है, ब्राइटनेस भी आपको यहाँ पर बढ़िया मिल जाती है। वो 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पे विच इज ग्रेट। इनफैक्ट इस रेंज में आई वुड से कि ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज है। कलर्स डिस्प्ले पे अच्छे आते हैं, वाइब्रेंट एंड पंची कलर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। टच रिस्पॉन्स भी काफी तेज है।
कर्व स्क्रीन पर गेमिंग करते वक्त जो एक्सीडेंटल टच का इशू अक्सर आ जाता है वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखा, सो इट गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड। बट स्टिल आई फील कि अगर आप ना गेमिंग सेंट्रिक फोन्स बना रहे हो तो यार कीप द पैनल फ्लैट, उसमें बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। एनीवेज 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, सो स्क्रीन पर हर इंटरेक्शन स्मूथ रहता है, गेम्स खेलते वक्त आपको ये फील भी होगा। ऐप टू ऐप ट्रांजिशन भी मुझे फ्लॉलेस लगा। ऑल्सो HDR10+ का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। यू कैन स्ट्रीम HD कंटेंट फ्रॉम नेटफ्लिक्स ऑन दिस फोन की सनलाइट लेजिबिलिटी भी से पार है। आउटडोर्स में स्क्रीन ठीक ठाक विजिबल रहती है, नो इश्यूज। डिजाइन वाइज iQOO Z7 Pro में मुझे अच्छा लगा कि ये फोन ना बड़ा स्लीक है और लाइट वेट है, बिल्कुल Vivo V27 वाला डिजाइन यहाँ पे। Vivo ही iQOO फोन्स बनाता है, पहले तो ये फोन के डिजाइन ना थोड़ा डिफरेंट रखते थे, बट इस बार इन्होंने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है। सेम V27 वाला डिजाइन है, इसी फोन को Vivo T2 Pro के नाम से लॉन्च किया हुआ है। सेम फोन है, सेम डिस्प्ले, सेम डिजाइन, प्रोसेसर, वेट, कैमरा, बैटरी सब कुछ सेम है। चाइना में इसे Vivo S17e के नाम से बेचते हैं। एनीवेज 175 ग्राम इसका वेट है, थिकनेस है जस्ट 7.36 mm, प्रीटी लाइट वेट, इन हैंड फील बहुत बढ़िया है, यूज करने में फोन अच्छा लगता है। यू गेट ग्लास एट द बैक एंड फ्रेम प्लास्टिक का, व्हिच इज फाइन। सो डिजाइन वाइज इट डेफिनेटली लुक्स एंड फील्स गुड। बैटरी यहाँ पे 4600 mAh की, इनिशियली आई थॉट कि यार ये कम है, 5000 mAh की होनी चाहिए थी, बट इनका बैटरी मैनेजमेंट जो है ना वो इंप्रेसिव लगा मुझे। इजीली एक दिन का बैकअप आप मुझे इस फोन पे मिल गया ऑन मॉडरेट यूजेज, एंड देन 64 वॉट का फास्ट चार्ज सपोर्ट है। अराउंड 50 मिनट में जो फुल चार्ज हो रहा है, यहाँ भी कोई इशूज नहीं थे। सो इस फोन को 2 महीने यूज करने के बाद आई वुड से कि इसकी परफॉर्मेंस मुझे फ्लॉलेस लगी। डिस्प्ले डिजाइन में फोन बढ़िया है, कैमरास थोड़े से और बेहतर हो सकते थे, बट ओवरऑल आई हैव गॉट नो कंप्लेंट्स एज सच फ्रॉम दिस फोन। आउट ऑफ द बॉक्स में अब जानते हैं कि एयर प्यूरिफायर्स कैसे काम करते हैं और ये काम करते भी है या नहीं, कहीं इनसे फायदे से ज्यादा नुकसान तो नहीं होता। इस पर मैंने बात की केंट आरो सिस्टम फाउंडर चेयरमैन महेश गुप्ता से। जी न्यूज की हवा बदलेंगे कॉन्क्लेव में। मिथ वर्सेस रियलिटी एक हमारा हमने सेगमेंट रखा है, उसमें मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा जो लोग सोचते हैं एयर प्यूरिफायर्स के बारे में बात करते हैं जी। तो उसमें आप बताइए कि वो मिथ है, रियलिटी, और आप उसको एक्सप्लेन भी करें। तो सबसे पहला मिथ जो रहता है एयर प्यूरिफायर के बारे में, वो घर पे बड़े लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो अमीरों के चोंचले हैं, बड़े लोग हैं, वो एयर प्यूरिफायर्स यूज़ करते हैं और वो पैसे कमाते हैं, तो उनकी जेब से पैसे निकालने का कोई तो जरिया होना चाहिए, तो उनको डराओ और एयर प्यूरिफायर्स उनसे खरीदवाओ। तो सर ये क्या है? कुछ एयर प्यूरिफायर्स वो कहते हैं कुछ काम नहीं करते, तो क्या काम करते हैं एयर प्यूरिफायर्स? ये बिल्कुल मिथ है। रियलिटी ये है कि जब आप अपने घर के बाहर हैं, पोल्यूशन से इफेक्टेड हैं, आपका AQI लेवल 300 है, 350 है, 200 है, मैं कहता हूँ 150 भी है, जो कि 50 सेफ लिमिट होती है। बाहर आपको काम पे जाना है, आप पे कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर, आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप स्कूल बंद करके बच्चों को भी घर में बिठा लीजिएगा। तो बाहर अगर AQI 400 है तो घर के अंदर 200 होगा, लेकिन घर के अंदर 50 नहीं आएगा वो। अगर आपको घर में रहते हुए अपना सेफ सिस्टम चाहिए तो आपको एयर प्यूरीफायर लगाना पड़ेगा। एनक्लोज्ड एटमॉस्फेयर में एयर प्यूरीफायर काम करता है, ओपन एटमॉस्फेयर में एयर प्यूरीफायर नहीं काम करता। एक पंखा है, पंखे को आप बाहर लॉन में बैठे पंखा चलाइए, आपको हवा लगेगी। एयर प्यूरीफायर को बाहर रखिएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एनक्लोज्ड एटमॉस्फेयर में, जो कि ओपन नहीं है आउटसाइड एटमॉस्फेयर को, हवा को सर्कुलेट करते हैं, वो पार्टिकुलेट को खींच लेता है और वहाँ पे AQI लेवल को ठीक कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको दिख रहा है AQI पहले कितने था, चला चुके, तो आजकल एयर प्यूरीफायर हम लोग ऐसे बनाते हैं जिसमें AQI दिखता रहता है आपको, तो उसको आपको क्या किसी को पूछना है। आपको दिख रहा है बाहर 400 है, आपको कमरे के अंदर 50 दिख रहा है, तो आपको खुद समझिए कि एयर प्यूरीफायर चोंचला नहीं है, ये रियलिटी है। बिल्कुल सर, एक और सवाल आता है इस पे। लोग कहते हैं कि एयर प्यूरीफायर जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। अगर हम घर में एयर प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी आदत हमें पड़ जाती है, और जब आदत पड़ जाएगी और जब बाहर जाएंगे हम, जैसे आपने कहा AQI ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे लंग्स को डैमेज ज़्यादा होता है, लंग्स को आदत पड़ी हुई है, तो उससे और ज़्यादा नुकसान होता है। तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। ये मेरी ज़िंदगी में क्वेश्चन 98 से चल रहा है, जब से हमने वाटर प्यूरीफायर बनाया था। लोग ये कहते थे अगर हम आपका शुद्ध पानी पीने शुरू कर देंगे, और आज भी कहते हैं, और बाहर अगर पानी पीना है तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुद्ध जितने देर पी सकते हो उतनी देर मत पीजिए। हवा आपको 24 घंटे में, अगर 10 घंटे आप घर में रहते हैं, 10 घंटे शुद्ध हवा मिलती है, उसका तो बेनिफिट लीजिए ना आप। फिर आप कहेंगे नहीं साहब एक दिन अच्छी हवा मिल गई, एक दिन खराब हवा मिल गई, तो मेरा पूरा इम्यून सिस्टम खराब हो गया।
इम्यून सिस्टम की चिंता मत करें, जितना मैक्सिमम टाइम पे आप प्योर हवा ले सकते हैं वो रियलिटी है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कि इससे हमारी इम्यूनिटी खराब हो जाएगी, वो मिथ है। सर एक चीज़ और आती है, वो कहते हैं लोग कि एयर प्योरीफायर्स जो है वो ओजोन लेयर, हार्मफुल गैसेस जो है वो छोड़ते हैं। इसमें ऐसी है जैसे एयर प्योरीफायर के बारे में, जैसे माइक्रोवेव ओवन के बारे में लोग कह देते हैं कि जी नहीं उसके अंदर रेज आती है, खाना उससे मत ये जब बनाएं उसमें गर्म मत करें। सेकेंडली 5G से रेडिएशन होती है, ऐसी चीज़ें आती हैं। तो एयर प्योरीफायर के बारे में कहते हैं कि भाई उससे जो है वो ओजोन लेयर आती, ओजोन गैसेज आती हैं और हार्मफुल गैसेज एमिट करता है वो। नहीं, ये गलत फहमी है, बिल्कुल मिथ है। देखिए एयर प्योरीफायर क्या कर रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। एयर प्योरीफायर में एक फ़ैन लगा होता है जो कंटिन्यूसली हवा को नीचे से खींचता है और ऊपर छोड़ता है, लेकिन रास्ते में एक फ़िल्टर लगा होता है जिसको हेपा फ़िल्टर बोलते हैं। हेपा का मतलब होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट अरेस्टर। जो पार्टिकल हम लोग अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका साइज़ लोएस्ट से लोएस्ट जो अरेस्ट करता है वो 2.5 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज को अरेस्ट कर सकता है। जो आइस को दिखता नहीं है, आपके हेयर से भी बहुत छोटा पार्टिकल होता है, उसको अरेस्ट करने की कैपेसिटी होती है उसमें। बड़ों को भी करता है, छोटों को भी करता है, और करके फिर आपको वो आउटपुट देता है, उसमें पार्टिकल नहीं होते। लेकिन क्या है, एक एनक्लोज एटमॉस्फेयर में एक कोने में एयर प्योरीफायर लगा हुआ है, यहीं की हवा खींच रहा है, इसी में डाल रहा है, तो वो पार्टिकुलेट को अरेस्ट करता जा रहा है, अरेस्ट करता जा रहा है। तो फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि जब वो उसकी हवा साफ हो जाती है उस कमरे की। तो सर क्या एक एयर प्योरीफायर एक कमरे के, एक पूरे घर के लिए इनफ होता है या फिर हमें हर कमरे के लिए अलग एयर प्योरीफायर लेने पड़ेंगे? देखिए सबसे पहले मैंने कहा एयर प्योरीफायर कहाँ काम करता है, एनक्लोज एटमॉस्फेयर में। आपको जो भी आप कमरा ले लें तो कमरे में एक लगेगा आपका, अगर वो कैपेसिटी उसकी सही होनी चाहिए। फिर अगर वो छोटी कैपेसिटी का एयर प्योरीफायर है, हो सकता है कमरा आपका बड़ा है, वो इफेक्टिव ना हो। तो इफेक्टिव साइज़ का एयर प्योरीफायर इफेक्टिव साइज़ के रूम के लिए आपको लेना पड़ेगा। सर एक बात और आती है कि अब एसी में भी फिल्टर्स आ रहे हैं, तो एसी फिल्टर लोग कहते हैं वो इनफ होता है, एयर प्योरीफायर की उनमें ज़रूरत नहीं होती उसके बाद, अगर आपके एसी में ऐसे फिल्टर्स हैं। मैंने आपको पहले बताया था जो फिल्टर्स होते हैं एयर प्योरीफायर में वो हेपा फिल्टर्स होते हैं। उनमें ये कैपेसिटी होती है कि 2.5 माइक्रोमीटर के पार्टिकल को अरेस्ट करने के लिए। जो एयर कंडीशनर में जो फिल्टर्स होते हैं वो इस माइक्रोमीटर के साइज़ के पार्टिकल को नहीं अरेस्ट कर सकते। बड़े साइज़ के पार्टिकल अरेस्ट कर सकते हैं, बट हार्मफुल पार्टिकल जो हैं वो पतले छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। जब हम छोटे पार्टिकल्स को अरेस्ट करने जाते हैं तो फिल्टर में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उसमें बड़ा पंखा लगाना पड़ता है। तो एसी की हवा इतनी ज़्यादा होती है, अगर इस पार्टिकल को अरेस्ट करना है तो उसमें पावर बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी जो होती नहीं उसके अंदर है। तो सर्टेनली हेल्प करते हैं, बड़े पार्टिकल्स को अरेस्ट करने में करते हैं, बट 2.5 माइक्रोमीटर के पार्टिकल को नहीं अरेस्ट कर पाते हैं। एक चीज़ और आती है सर, लोग कहते हैं, लास्ट मिथ ये मैं कहूँगा इसमें, वो कहते हैं कि बच्चों के लिए हार्मफुल होता है एयर प्योरीफायर्स। अगर न्यूबॉर्न्स हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनके सामने एयर प्योरीफायर्स नहीं लगना चाहिए उनके घर में। देखिए ये डॉक्टर ज़्यादा बता सकते हैं, बट मैं समझता हूँ मिथ है। क्यों? हम तो हवा को साफ करके दे रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा शुद्ध हवा चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू द इम्यून सिस्टम, अभी उनका पूरा डेवलप नहीं होता है। तो जितनी साफ़ हवा उनको मिलेगी तो वो उतना बेहतर महसूस करेंगे। और ये कैसे कह सकते हैं कि उनके लिए ख़राब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी एयर प्योरीफायर है कोई नेगेटिव चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो हवा को लेके और उसको प्योरीफाई कर रहा है थ्रू ए सिंपल फिल्टर। कोई केमिकल्स नहीं यूज़ होते इसके अंदर। एक कार्बन फिल्टर ज़रूर यूज़ होता है। कार्बन फिल्टर का काम बेसिकली एक है, अगर आपके बैड स्मेल है रूम के अंदर, उस बैड स्मेल को ऑब्जॉर्व करता है। कार्बन फिल्टर का सिर्फ इतना काम होता है। आउट ऑफ द बॉक्स में अब बात ओपन एआई और उसके सीईओ सैम ऑल्टमैन की। ऑल्टमैन को ओपन एआई ने कंपनी से निकाल दिया था, लेकिन 5 दिन के बाद सैम ऑल्टमैन ओपन एआई में वापस आ गए और उन्होंने उन सभी लोगों को सैक कर दिया जिन्होंने उनको निकाला था। क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? पिछले हफ्ते जो एक पर्सनालिटी टेक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेंड में रही वो है सैम ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ओपन एआई के सीईओ थे। ओपन एआई वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी बनाया है। वैसे तो ऑल्टमैन एंड ओपन एआई पिछले 1 साल से ही हमेशा हेडलाइन में रहे, बट लास्ट वीक अचानक से ओपन एआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑल्टमैन को फायर कर दिया। कि सिलिकॉन वैली, ओपन एआई के इन्वेस्टर्स एंड स्टाफ एंड इवन जो लोग दुनिया में टेक फॉलो करते हैं जितने भी, उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। ऑल्टमैन 2019 से ओपन एआई के सीईओ रहे एंड उनकी लीडरशिप में फर्म चैट जीपीटी जैसा रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म लेके आई जिसने सबकी हालत खराब करके रखी हुई है। हमारे तो सारे काम आजकल चैट जीपीटी कर रहा है।
जैसे ही OpenAI ने ऑल्टमैन को फायर किया तभी से कंपनी में रिवोल्ट शुरू हो गया। कंपनी में 770 एम्प्लॉयज हैं, उनमें से 700 से ज्यादा एम्प्लॉयज ने कहा कि भाई या तो आप ऑल्टमैन को रीइंस्टेट करो, नहीं तो हम भी रिजाइन कर रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। एम्प्लॉयज एंड इन्वेस्टर्स ने जब OpenAI बोर्ड से ऑल्टमैन को निकालने की वजह पूछी तो दे सेड ही वाज नॉट कैंडिड, एंड इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया। OpenAI के डायरेक्टर्स ने एमिट शेयर जो ट्विच के को फाउंडर है उन्हें इंटरिम CEO बनाया, बट जब शेयर को डायरेक्टर्स ने एम्प्लॉयज से मिलवाया तो दे रिफ्यूज टू गेट अलॉन्ग विद हिम। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस कर दिया तभी कि भाई वो ऑल्टमैन को हायर कर रहे हैं, एंड ऑल्टमैन विद इन माइक्रोसॉफ्ट एक नया AI विंग स्टार्ट करेंगे। OpenAI में माइक्रोसॉफ्ट ने $13 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए, इंडियन करेंसी में इट्स अराउंड 11 लाख करोड़। सो माइक्रोसॉफ्ट भी OpenAI को स्टेबल देखना चाहता था, बट जब कुछ सही नहीं हो रहा था तो माइक्रोसॉफ्ट वाज रेडी टू हायर ऑल्टमैन, एंड फिर बाद में बात आई कि OpenAI के दूसरे जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करेंगे। अब सिलिकॉन वैली में जितने भी बड़े फेसेस थे उन्होंने ऑल्टमैन को बैक किया, एंड ऑल्सो OpenAI में जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको भी लगा कि ऑल्टमैन के जाने से मास रिवोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉयज रिजाइन कर देंगे, तो OpenAI का फ्यूचर खतरे में है। उन्होंने भी बोर्ड पर प्रेशर बनाया। ये सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा था OpenAI में। आखिर में मल्टीपल डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड हुआ कि सैम ऑल्टमैन OpenAI वापस आएंगे एंड एज अ CEO वापस आएंगे, एंड बोर्ड में भी मेजर चेंजेस किए जाएंगे। और ऑल्टमैन ने OpenAI दोबारा ज्वाइन किया और फिर एग्जिस्टिंग बोर्ड को सैक कर दिया जिसने उन्हें फायर किया था पहले, एक्सेप्ट फॉर एडम डीएंचल जो कोरा के CEO हैं। इस बीच एक खबर और भी आई कि ऑल्टमैन के निकाले जाने से पहले OpenAI के रिसर्चर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कंपनी के प्रोजेक्ट Q के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की थी। इस लेटर में एक वार्निंग थी एक पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्कवरी के बारे में जो सब इंसानों के लिए बड़ी थ्रेटनिंग हो सकती है। वैसे क्या डिस्कवरी थी इस पर बोर्ड ने कुछ बताया नहीं है, होपफुली कुछ दिनों में यह भी सामने आएगा। साइबर सिक्योरिटी में आज बात ऑनलाइन जॉब स्कैम्स की, जिनके चक्कर में फंस के बेंगलुरु के 2 लोगों ने 94 लाख रुपए गंवा दिए। आजकल ऑनलाइन टास्क स्कैम्स बड़े वायरल हो रहे हैं। इसमें आपको व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पर एक मैसेज आता है कि भाई आपके लिए एक ऑनलाइन जॉब है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस यूट्यूब पर कुछ वीडियोस लाइक करने हैं या फिर गूगल पर कुछ रेस्टोरेंट्स को पॉजिटिव रिव्यू देने, एंड इस काम के लिए आपको 250 से 300 रुपए मिलेंगे। अब अगर मतलब आधे घंटे काम के कोई 300 रुपए मिल रहे हैं किसी को तो इट्स गुड, मतलब ये काम तो बढ़िया है। बेंगलुरु के जिन 2 बंदों के साथ 94 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप से ऑनलाइन रिव्यू लिखने का काम मिला था रेस्टोरेंट के बारे में, एंड उसके लिए उनको 250 रुपए मिल रहे थे। 1-2 हफ्ते उन्होंने काम किया, उसके बाद फिर उन्हें ग्रुप से कुछ और काम भी मिला जिसमें उन्हें कुछ और पैसे इन्वेस्ट करने थे। फॉर एग्जांपल 5000 रुपए इन्वेस्ट किए और फिर एक दिन में 7500 रुपए मिल गए। मतलब ऐसी कई टास्क उनको मिली हर पूरे हफ्ते और वो पैसे कमाते रहे। उनको लगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया काम मिल गया है घर बैठे। ऐसा करते करते फिर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने तक की बात आ गई। फिर उस पर भी उनको रिटर्न मिला, बढ़िया रिटर्न मिला, 1-1.5 लाख मिले होंगे। और फिर आखिर में व्हाट्सएप ग्रुप पर जो क्रिमिनल्स थे उनके लालच में आकर उन बंदों ने एक बंदे ने 13 अकाउंट से 45 लाख रुपए और एक बंदे ने 12 लाख से 49 लाख रुपए क्रिमिनल्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। और फिर अचानक से उस ग्रुप से इनको ब्लॉक कर दिया गया, एंड तब इनको लगा कि भाई इनके साथ तो इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। सो ऐसे ऑनलाइन टास्क स्कैम्स आजकल बड़े वायरल हो रहे हैं। आप इनके चक्कर में कभी मत फंसना। कोई भी अगर आपको ऑनलाइन जॉब के लिए अप्रोच करता है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, तो उस ऑफर को सबसे पहले चेक करना सही से। एंड ये रिव्यू लिखना और ये लाइक करने के लिए कोई भी 250-300 रुपए देना तो समझ जाना फ्रॉड है, एल्स आप भी लालच में फंस जाओगे, फिर आपके साथ भी बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स में अब जानेंगे कि 30,000 रुपए में इस वक्त कौन से हैं बेस्ट स्मार्टफोन्स। अगर आपका बजट 30,000 रुपए तक है तो इसमें यू कैन गो फॉर दी iQOO Neo 7 Pro। कार डिस्काउंट के बाद अराउंड 30,000 तक आपको फोन मिल जाएगा। एंड द गुड पार्ट इज कि यहाँ पे आपको 8+ Zen 1 प्रोसेसर मिल रहा है। लास्ट ईयर का ये फ्लैगशिप चिपसेट है। परफॉर्मेंस अच्छी है फोन की, गेमिंग के लिए इस रेंज में ये बढ़िया फोन है। 6.68 इंच का एमोलेड पैनल यहाँ पे, पीक ब्राइटनेस ऑफ अराउंड 1300 निट्स, 5000 mAh की बैटरी एंड 120 वाट फास्ट चार्ज सपोर्ट है। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है। OIS आपको वैसे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक ठाक फोटोज क्लिक करता है। ऑफ कोर्स नॉट अमंग द बेस्ट, परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है। परफॉर्मेंस सेंट्रिक आपको फोन चाहिए तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। नेक्स्ट कुड बी Vivo V27। दिखने में फोन बड़ा मस्त लगता है वैसे। Vivo का ट्रेडिशनल कलर चेंजिंग ग्लास पैनल डिजाइन आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। स्लिम और लाइट वेट है, 180 ग्राम इसका वेट है। हैंडी फोन है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। OIS यहाँ पर भी है। कैमरा में काफी सारे ब्यूटिफिकेशन मोड जो Vivo देता है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है। इस रेंज में आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है। सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, वो भी बढ़िया है। Dimensity 7200 चिपसेट यहाँ पे आपको मिलता है जो डिसेंट वर्क करता है डे टू डे यूजेज में, वैसे नॉट फॉर हेवी गेमिंग।
6.78 इंच का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, बैटरी यहाँ पर थोड़ा सा कम है 4600 mAh की, 66 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट यहाँ पे। यू कैन गो फॉर दिस इफ यू वांट अ गुड कैमरा फोन अंडर 30,000 रुपीज। एंड इफ यू वांट अ OnePlus फोन तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, OnePlus Nord C3 यहाँ पे है। इसमें आपको 6.7 इंच की Full HD Plus AMOLED डिस्प्ले मिल रही है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा एंड ऑफ कोर्स OIS यहाँ पे मिल रहा है। इमेज क्वालिटी इज डिसेंट, नॉट द बेस्ट, 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है, अच्छे फोटोज क्लिक करता है, 5000 mAh की बैटरी है, 80 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट है एंड इस फोन का बैटरी बैकअप आउट से डिसेंट है। स्नैपड्रैगन 782G की परफॉर्मेंस भी अच्छी लगी मुझे, डे टू डे टास्क में फोन लैग नहीं करता, इट वर्क्स सीमलेसली। Realme 11 Pro Plus could also be a good option अगर आपका बजट 30,000 रुपए तक है। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो फ्लॉन्ट करने के लिए बढ़िया है, मतलब मस्त है। 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, वैसे फोटोज भी अच्छे क्लिक कर लेता है। 6.678 इंच का Full HD Plus AMOLED डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, पिक ब्राइटनेस है 900 निट्स की, मतलब जो थोड़ा सा मुझे कम लगी बट आप इतना नोटिस नहीं करोगे डेली यूजेज में। Dimensity 7050 प्रोसेसर है जो ठीक ठाक काम करता है, 5000 mAh की बैटरी है विद 100 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट। यहाँ पर Motorola Edge 40 भी है, काफी तारीफ हुई है वैसे इस फोन की बिकॉज ऑफ इट्स ऑलराउंड परफॉर्मेंस। 6.5 इंच का POLED डिस्प्ले यहाँ पे है इस फोन में, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है विद 30 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस, ऑल्सो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है विच क्लिक्स गुड फोटोज। MediaTek 8020 चिपसेट है विच इज डिसेंट फॉर डेली यूजेज। नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिल रहा है विच इज इंपॉर्टेंट। IP68 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग है एंड फोन दिखने में बढ़िया लगता है। बैटरी वैसे कम है, जस्ट 4400 mAh, 68 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट है। So this was all for this week. मैं मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते संडे at 2:30 PM ऑन जी न्यूज।